नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक क्या होते हैं, या हम बात करेंगे कार्बन मुक्त मूलक की, या तो इसको हम कार्बन मुक्त मूलक भी कह सकते हैं। ये जो स्पीशीज है वो आपकी फ्री रेडिकल है। अब इसमें 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा नहीं है, ऑक्टल अनकम्प्लीट है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाला यौगिक कह सकते हैं। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो देखो आप, अनस्टेबल है ये। तो एक ऐसी अनस्टेबल स्पीशीज जिसमें कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो वह आपका मुक्त मूलक कहलाएगा। अब इस मुक्त मूलक को हम न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से यदि पढ़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाला यौगिक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन से सने रखेगा, इसलिए हम इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। अब हम इसकी संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना किस टाइप से होगी। स्ट्रक्चर, तो संरचना में यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, एलपी नील हैं। तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या है वो अपने पास में 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो कार्बन के पास में ये कार्बन हो गया, इसके 3 ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और 120 डिग्री का एंगल हो गए। यहाँ पे तीनों ये कक्षक आ गए। जैसे मैं यहाँ पे मेथिल मुक्त मूलक की संरचना मानते हैं, तो कार्बन का जब ये sp2 हाइब्रिड होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसमें कार्बन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 और 2p2 की यदि हम बात करते हैं, और उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में इस टाइप से हो जाएगा। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में एक ये आपका कक्षक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया, असंकृत कक्षक हैं, ये pz हैं। तो ये pz कक्षक इन x अक्ष y अक्ष के परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपका इस प्रकार से होगा, प्लेन के ऊपर और नीचे, वो प्लेन के ये ऊपर और ये प्लेन के नीचे। ऊपर वाले कक्षक को हम थोड़ा सा डार्क प्रदर्शित कर देते हैं और इसमें आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो कक्षक है वो pz कक्षक है और इसमें ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। इसकी यदि हम संरचना की बात करेंगे तो ये संरचना, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्लेन के अंदर होगा और ट्राई एंगल बन गया, तो ये ट्राई एंगल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई है। समतल में है ये त्रिकोणीय संरचना, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के कितने प्रकार होंगे? तो जिस प्रकार से कार्बन के प्रकार है उसी प्रकार से
फ्री रेडिकल के प्रकार हो जाएंगे, जैसे जिस कार्बन पे ये असंकृत कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो ये आ गया। यदि वो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो अलग प्रकार का ये कार्बन हो गया, इसको हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो इससे जो बनेगा फ्री रेडिकल वो प्राथमिक फ्री रेडिकल बन जाएगा। यदि फ्री रेडिकल यहाँ है तो ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, तो इससे बनने वाला फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। यदि वे कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है तो वे 1, 2, 3 डायरेक्ट से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। वैलेंसी पूरी कर देते हैं। तो इतने प्रकार के आपके फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इन दोनों फ्री रेडिकल को एक ही कहेंगे हम, प्राइमरी या प्राथमिक मुक्त मूलक। ये आपका सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन मुक्त मूलक। ये कार्बन 3 डिग्री का है, तो इससे बनने वाला मुक्त मूलक आपके तृतीयक या टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल, तृतीयक कार्बन मुक्त मूलक। तो ये इतने प्रकार हो जाएंगे, 1 प्रकार, 2 प्रकार और 3 प्रकार बन गए। अब हम कार्बन मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। स्थायित्व, स्थायित्व के लिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन की तरह ही 2 फैक्टर यहाँ काम करेंगे। एक फैक्टर आपका जिसको प्रेरणिक प्रभाव कह रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। प्रेरणिक प्रभाव में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उससे जुड़े हुए जो कार्बन या जुड़े हुए जो समूह हैं, या H या ये CH3 समूह जुड़े हुए, तो इन समूह का कौन सा प्रभाव लगेगा। यहाँ CH3 का +I पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे CH3 समूह का +I प्रभाव है। +I प्रभाव से इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाता है, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुश होते हैं। तो यहाँ पर एक CH3 समूह का एक +I प्रभाव आ गया। यहाँ पे 2 CH3 समूह है तो यहाँ पे 2 +I प्रभाव आ गया। यहाँ पे इस 3 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ में 3 CH3 समूह जुड़े यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 +I आ गया। अब इस +I प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के हैं उनको पुश किया जाता है, तो यहाँ भी एक पुश कर रहा है, यहाँ 2 मेथिल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं यहाँ पे, और 1, 2 और 3 मेथिल समूह यहाँ पे इस सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं। पुश करने से इस कार्बन के पास डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सबसे अधिक डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, उसके बाद में यहाँ कुछ डेंसिटी कम बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे भी कम बढ़ रही है। तो कोई भी जो स्पीशीज है, चाहे पॉजिटिव स्पीशीज या नेगेटिव स्पीशीज या फ्री रेडिकल हो, यदि उसका ऑक्टल पूरा है तो वह स्टेबल होता है, यदि ऑक्टल पूरा नहीं है तो स्टेबल नहीं होता है। यदि ऑक्टल से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाले जो फैक्टर है वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और यदि ये इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाला आपके सेंटर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कम करने वाला इसकी स्टेबिलिटी को घटाता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को पूरी करने वाला
जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ है सब जगह, तो ये इलेक्ट्रॉन 8 पूरे नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, तो न्यून यौगिक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाने वाला फैक्टर है वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ डेंसिटी बढ़ा करके 8 तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये 2 CH3 समूह डेंसिटी को बढ़ाकर 8 तक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये 3 CH3 समूह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 7 इलेक्ट्रॉन से बढ़ा करके 8 तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 7 से बढ़ करके 8 के आसपास हो जाती हैं, यहाँ पे इतनी नहीं बढ़ती हैं, यहाँ बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस स्थायित्व की ओर जा रहा है, तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया। और ये जो कंपाउंड है वो आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस आई के द्वारा हमने इनके स्टेबिलिटी को चेक किया। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि स्टेबिलिटी को कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन में एक उदाहरण, यहाँ पे 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल है जैसे CH2 CH3 एथिल वाला, तो इस एथिल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हैं। तो एथिल की संरचना बना लेते हैं, ये फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का अनुनादीय रेजोनेंस है, लेकिन ये बिना बॉन्ड का रेजोनेंस है। तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेंगे, जो अल्टरनेट व्यवस्था होती है उससे रेजोनेंस बनता है। ये आपका फ्री रेडिकल है, तो इसके अल्टरनेट में जो बॉन्ड बनेगा या जो आपका ये है, ये इसका रेजोनेंस में पार्ट करेगा। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह देंगे, ये कार्बन बीटा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन हो गया। और इससे जुड़े हुए ये जो हाइड्रोजन है वो आपके बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर रेजोनेंस में पार्ट लेंगे और इस टाइप का रेजोनेंस बनेगा। ये बिना बॉन्ड छोड़ देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ, इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड पहले से था, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस टाइप से ये फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पे फ्री है। तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनी है, उसी प्रकार की हम दूसरी और स्ट्रक्चर बना सकते हैं बारी बारी से। जैसे ये HA कहते हैं, ये HB कहते हैं, ये HC कहते हैं, तो HA फ्री रेडिकल के रूप में आया। अब की बार हम H जो B है इसको फ्री रेडिकल कर देंगे और HC रख देंगे ऐसे। इसी प्रकार से अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें हम HC वाले को फ्री रेडिकल में रख देंगे और बाकी को बॉन्डिंग में रखेंगे। तो ये बिना बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, ये भी बिना बॉन्ड के जुड़ा हुआ है, ये भी बिना बॉन्ड से जुड़े। तो इसमें ये 2 और 3 बीटा हाइड्रोजन थे, तो 3 स्ट्रक्चर बन गई, 1 2 और 3। तो ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे के हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर हैं। और इसमें 3 बीटा एस थे, तो 3 स्ट्रक्चर बने हैं। यहाँ पे ये कार्बन बीटा कार्बन और ये 3 बीटा हाइड्रोजन, ये 3 बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 बीटा हाइड्रोजन हो गए। तो बीटा H बराबर 3 है, इसमें बीटा H बराबर 6 हो गए। और इसमें यदि हम बात करेंगे बीटा H बराबर 3 3 6 और 3 9। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें 3 बनेगी, इसमें कुछ नहीं, इसमें 6 बनेगी और इसमें 9 बनेगी। तो जिस भी यौगिक की जितने ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उतना ही वह यौगिक स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी अधिक है। तो यहाँ पे इस जो तृतीयक फ्री रेडिकल हैं उसमें बीटा H की संख्या 9 है, तो 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों ही फैक्टर के आधार पर, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों फैक्टर के आधार पर हम चेक करते हैं। तो 1 डिग्री से ले जाने से 1 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जब हम बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज
स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में आपकी वर्दी होती है इस टाइप। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जैसे ये यहाँ कोई जुड़ा हुआ है आपका समूह H, यहाँ CH3 या अन्य कोई XY, यदि उसका इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज में बॉन्ड पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों अपने अपने ले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज में इस प्रकार से इसको हाफ एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये आपका ये ले जाएगा। तो कार्बन के पास में ये आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस में H रेडिकल। इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होगा होमोलाइटिक क्लीवेज से, जिसको कि हम समांश बंध विखंडन कहेंगे। होमोलाइटिक क्लीवेज तो इसके कारण से बनेंगे। अच्छा, यहाँ ये हाफ एरो दर्शाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर आधे आधे ले जा रहे हैं, दोनों एक एक तब ये आपके हाफ में। यदि दोनों एक ही ले जाता तो हम इसको फुल एरो के द्वारा प्रदर्शित करते। इस टाइप से बनेगा। ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं बॉन्ड का समांश विखंडन जो होता है वो अधिकांशतः HNO लाइट की प्रदेश में होता है, पैराबैंगनी लाइट जिसको कहते हैं, तो उसकी उपस्थिति में होता है। तो जितनी भी फ्री रेडिकल की रिएक्शन है उनके अंदर HNO लाइट लगभग कंपलसरी है। थैंक्स।